वेरी वेलकम। स्वागत है आप सबका मेरे नॉलेज प्रोवाइडर के इस वीडियो में। और इस वीडियो में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि अर्थ में अभी तक आपने जाना होगा कि पृथ्वी पर जो भी चट्टान बनते हैं वो कैसे बनते हैं, और पृथ्वी में जिन चट्टानों का उद्भव होता है या चट्टानों का फॉर्मेशन होता है या माउंटेन का फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है, टेक्टोनिक प्लेट्स के ज़रिए होता है, ये अब आप सब जानते हैं। लेकिन आप कभी ये जानते हैं कि पृथ्वी में जो समुद्र बने हैं इनका निर्माण कैसे हुआ है, और समुद्र जिस जगह पर ये समुद्र का पानी भरा हुआ है वो हो सकता है आपके पृथ्वी के ये विशाल गड्ढे जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये आखिर बने कैसे। तो यहाँ पर कई थ्योरी सामने आती है। आज इसी टॉपिक पे हमारा डिस्कशन होगा कि पृथ्वी में समुद्र हैं ये बने कैसे। आज हम इसी के बारे में जानेंगे। तो इसके बारे में हम अब स्टार्ट करते हैं अपनी चर्चा को। और सबसे पहले जानते हैं कि पृथ्वी पर जितने भी समुद्र है ये आए कैसे और बने कैसे। माना जाता है, कई रिसर्चर्स का इसमें यह दावा है कि पृथ्वी पर जो समुद्र बने हैं उनके पीछे कई स्थितियों का हाथ है। पहला है जलवायु परिवर्तन, फिर उसके बाद कोई खगोलीय घटना, और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जलवायु परिवर्तन के साथ भूवैज्ञानिक परिवर्तन। इन सब के देखते हुए यहाँ पर जो आपके ओशंस हैं या फिर सागर है इनका यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ है या ये यहाँ पर प्रकट हुआ। अब ऐसा कैसे संभव है इसके बारे में देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहला कारण ये माना जाता है कि जो उल्का पिंड है जो पृथ्वी से टकराते हैं, इनके टकराने के वजह से पृथ्वी पे इतने बड़े विशालकाय गड्ढे निर्मित हो जाते हैं, और इन्हीं गड्ढों के वजह से टकराने के वजह से बहुत सारी ऊष्मा जो फिर ऊर्जा के रूप में बाहर आती है। तो ये ऊर्जा के रूप में जो ऊष्मा बाहर आती है जिसके वजह से वातावरण में बहुत सारे बादल बनने आपको दिखने चालू हो जाएंगे। अब इसके वजह से होता क्या है, जैसे ही कोई उल्का पिंड या कोई एस्ट्रॉइड्स होता है जो बहुत बड़े साइज का होता है वो पृथ्वी से टकराता है, तो जिस जगह पे ये टकराता है उस जगह बहुत ही बड़ा गड्ढा बन जाता है। और इस गड्ढे या टकराव की वजह से जो ऊष्मा जो एनर्जी जो होती है जो ऊष्मा के रूप में उत्पन्न होती है, इससे ये होता है एक टाइप का बादल बनने का फॉर्मेशन चालू हो जाता है। अब बादल बनने के फॉर्मेशन के बाद आप जानते हैं वर्षा होती है, और ये जब वर्षा यहाँ पर बंद होती है तो ये वर्षा कई दिनों तक चलती है, ऐसा रिसर्चर्स का मानना है। और इन वर्षा होने की वजह से यहाँ पर संभावना ये बनती है इसी वर्षा का पानी इकट्ठा हो जाता है आपके समुद्र में, और जैसे ही ये पानी कई वर्षों तक ये प्रक्रिया चलती है और धीरे धीरे यहाँ पर समुद्र का फॉर्मेशन या समुद्र की उत्पत्ति होने लगती है, जो बहुत सारे इवोल्यूशनरी चेंजेस के कारण आपको देखने को मिलेंगे। आप ऐसे तो जानते हैं कि हमारे पृथ्वी में जो बर्फ़ है ग्लेशियर से वो पिघलती हैं, और पिघलने के बाद वो नदियों नालों के ज़रिए होते होते धीरे से जाके समुद्र में मिल जाती हैं। समुद्र में मिलने के बाद इसी जगह पर समुद्र का पानी इकट्ठा हो जाता है, और इसी से समुद्र का फॉर्मेशन होता है या उसके पानी का जो अमाउंट है वो बना रह पाता है। समुद्र में आप ये भी जानते हैं वाष्पीकरण की प्रक्रिया या एवोपरेशन भी होता है, जिसके कारण बादल का फॉर्मेशन होता है, और बादल जो है फिर पानी के रूप में वापस बरसते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न यहाँ पर ये उठता है कि ये प्रक्रिया तो चलती है जिसे हम वाटर साइकिल भी कहते हैं। प्रश्न ये उठता है कि समुद्र का जो पानी है वो खारा क्यों होता है, बाकी नदियों का जो पानी है वो मीठा क्यों होता है। उसका एकमात्र कारण यहाँ पर यह है कि समुद्र के जो पानी है उसके खारा होने के आपको मैं दो कारण जो है वो बताता हूँ। चट्टान से जब ग्लेशियर से पानी पिघलता है या बर्फ़ के रूप में जो ग्लेशियर्स में पानी जमा हुआ रहता है, वो जब धीरे से चट्टानों से होते हुए नीचे समुद्र तक पहुंचता है नदियों और नालों के ज़रिए, जो चट्टानों से जो विशेष खनिज पदार्थ हैं जैसे आपके सोडियम और क्लोराइड के जो मिनरल्स हैं इनको साथ लेते हुए आता है। और इनको साथ लेते हुए आता है तो बहते हुए पानी में ये जो मिनरल्स हैं ये बहते हुए सीधा समुद्र तक पहुंचते हैं। समुद्र के आगे जाने के बाद इनके पास कोई रास्ता बचता नहीं, तो जितने भी खनिज जो चट्टानों से आ रहे हैं सोडियम और क्लोराइड के मिनरल्स के फॉर्म में, तो एट लास्ट या अंतिम में समुद्र में ही इकट्ठा होते हैं। इन्हीं सोडियम और क्लोराइड आयंस की वजह से जो समुद्र का पानी है वो खारा होने लगता है। एकमात्र और कारण भी यहाँ पर यह है, इस खारेपन में वृद्धि तब हो जाती है जब सूरज की ऊष्मा के कारण या सनलाइट के एक्सेसिव रेडिएशन के कारण जो पानी है वो भाप बन के उड़ने लगता है या उसमें एवोपरेशन का प्रोसेस चलता है। ऐसे पानी तो भाप बन के उड़ जाता है, लेकिन जो आपके सोडियम और क्लोराइड के मिनरल्स हैं वो वहाँ पर ही रह जाते हैं, जिसके कारण इनका कंसंट्रेशन और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे समुद्र में खारापन और भी ज़्यादा बढ़ने लगता है।
तो ये 2 स्पेसिफिक कारण हैं जिसके कारण आपके समुद्र का पानी जो है खारा हो जाता है। इसके पहले जो मैंने आपसे अभी डिस्कशन किया कि जो क्रेटर्स के कारण होता है, इस क्रेटर्स को हम सिंक होल्स भी कहते हैं, और इन्हीं के कारण ही जो ऐसे गड्ढे बनते हैं जिसमें पानी का भराव होता है, और आज इतने बड़े बड़े जो विशाल आप समुद्र देख पा रहे हैं वो इसी के कारण संभव है। तो यहाँ पर ये बात ऐसे कैसे होती है? 66 मिलियन ईयर्स पहले बना एक सिंक होल है जो मैक्सिको के युकाटन प्रायद्वीप में आपको देखने को मिलेगा। वहाँ पर चिकसुलभ नाम का एक क्रेटर या सिंक होल है जिसे माना जाता है रिसर्चर द्वारा ये 66 मिलियन ईयर्स पुराना है, और इन्हीं के कारण हो सकता है जो पहले डायनासोर्स के एरा रहा होगा तो उसके विलुप्ति का कारण इसे ही और इसको माना जाता है। अब कभी भी देखते हैं जब भी उल्कापिंड के कारण जो टकराव होता है तो जो पृथ्वी या फिर प्लैनेट्स का जो वातावरण है वो काफ़ी हद तक इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, और इसके टेम्परेचर बढ़ने के कारण, पूरे टेम्परेचर के बढ़ने के कारण ऊपर जो है क्लाउड का फॉर्मेशन दिखता है जिससे कई दिनों तक वर्षा होती है। तो ये सब चीज़ इसमें देखने को मिलती है। तो हो सकता है ये भी एक कारण रहा होगा जिससे कारण हमारे समुद्र जो है वो बने होंगे, जो इसमें सब देखने को मिलता है। तो समुद्र की उत्पत्ति कैसे हुई है, इसका पानी जो है वो खारा कैसे हुआ, इसके मैंने कई आपको रीजंस और कारण बताए। तो होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, और आपको अगर चैनल पसंद आता है और आप कुछ और भी ज़्यादा चीज़ों के बारे में जानते हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। थैंक यू।